हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात शुरू करी थी, जहां पर हमने एक पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक यूनिफॉर्म शेप के रॉड के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, अब आज हम कुछ और डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के कारण किसी गिवन पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक शुरुआत करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड due to a ring on its axis। अब क्या मतलब है इस चीज का, समझते हैं। देखिए, जैसे मान लिया हमने कहा ये एक रिंग हम कंसिडर करते हैं, यहां बनाते हैं फिगर। हमने ये एक इस तरह से रिंग बना लिया, ठीक है ना। ये अब हमने कहा कि इस रिंग का जो रेडियस है, ठीक है ना, इस रिंग का रेडियस मान लिया हमने कहा कैपिटल आर। इस रिंग का जो मास है, ठीक है ना, वो है कैपिटल एम। तो देखिए, ये एक रिंग और इसका मास कैपिटल एम और रेडियस आर, मतलब ये इस तरह से रिंग है। देखिए, ये इस तरह से, ये फ्रंट में ऐसे नहीं है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस, मतलब जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो मान लिया इसे हमने कह दिया ऐसे सी। तो इसके सेंटर से, ठीक है ना, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर अगर हमने कहा कि कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हमें यह पता करना है। क्लियर है। अब वो पॉइंट देखिए, हमने सी के राइट में कंसीडर करा है, तो वो पॉइंट सी के लेफ्ट में भी हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि पॉइंट लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए, अब देखिए यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन तो हम ऐसे ही कह सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट से कि इधर की तरफ है, यानी कि ई, और चूंकि ग्रेविटेशनल है तो हम इसे जी लिख देते हैं। ये इधर की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स द रिंग। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसकी वैल्यू है, वो चाहे तो हम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, टारगेट बैच के हैं, तो आपको इसके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायर्ड होता है या डिस्कशन किया जाता है अगर ये हम एकेडमिक लेवल के लिए बात करें, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में ये पूछ लें, या फिर जेई के बच्चों के लिए ये डिस्कशन करते हैं। आपके लिए इसके कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, डेरिवेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है ई जी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो क्या है, जी एम इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखिए, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये है हमारा फॉर्मूला। ये अब ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। तो देखिए, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, इस रिंग का मास, एक्स क्या है, रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट जो कि सेंटर सी से कितने दूरी पर है, एक्स, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक, तो ये जो हमने पता करा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ये पॉइंट पी जो कि इसके राइट में है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई पॉइंट हम पी डैश मान लें, पी डैश, जो कि सेम डिस्टेंस एक्स पर है बट टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी डैश, ठीक है। तो याद रखें कि चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है, तो उसके हिसाब से अगर हम लेफ्ट में मानेंगे तो भी कोई बात नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द रिंग, यानी ई जी, और हम इसे ई डैश भी कह सकते हैं। अगर ये ई जी है तो इसे हमने क्या कहा, ई डैश जी। तो ध्यान से देखें, रिंग के राइट में या लेफ्ट में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करें,
उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रिंग, या और हम इसे स्पेसिफाई करें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग होगा। देखिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, और ई डैश जी की भी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ई जी के बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स एक्स बराबर है, हाँ अगर ये x की जगह कोई और वैल्यू होती तो वो x को हम रिप्लेस कर लेते। क्लियर? चलिए, तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब जो इसमें मेन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है हम उस पर आते हैं। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूले में अगर हम देखें तो अगर आपसे कहा जाए कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो सेंटर ऑफ रिंग पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 0, क्योंकि c की बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब सोचिए अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो यहां x की वैल्यू 0 रखें, तो बताएं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, Eg, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्लियर? यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म शेप के रिंग के कारण अगर उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जाए तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अच्छा ऐसे ही अगर मान लिया जाए कि एट अ डिस्टेंस इनफाइनाइट फ्रॉम द रिंग, एट अ डिस्टेंस इनफाइनाइट फ्रॉम द रिंग। अब इनफाइनाइट की दूरी पर अगर देखा जाए तो चूंकि यहां पर थोड़ा सा हमें लिमिट की बात करनी होती है, ठीक है ना, तो हम लिमिट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए इक्वेशन क्या है कि E इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है? यही है। अच्छा, यहां से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए लास्ट वाले में डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 रखते ईजी 0 आ जाता, लेकिन अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां कहेंगे कि एक्स की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, तो अगर एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ईजी की वैल्यू कितनी आएगी, हमें इनफाइनाइट दिखेगा। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात कि एक्स केवल यहां पर नहीं है, यहां भी है, तो इसलिए हम एक प्रॉपर टर्म बना रहे हैं सो दैट कि हमें यह बात समझ में आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो ये क्या बनेगा, देखिए जी एम एक्स अपॉन, और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 3/2 है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आए तो एक्स क्यूब बाहर निकलेगा। क्लियर है? और अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये x से ये कैंसिल होकर के स्क्वायर बच गया, यानी कि फाइनली e का टर्म क्या बचा, e इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि इनफाइनाइट, सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड पता करें हम, तो इनफाइनाइट के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अब आप समझें, आर स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये तो पूरा क्या हो गया, 0। देखिए आर स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो 0 प्लस 1 1, यानी अच्छा, और ये इनफाइनाइट, तो आपको खुद से समझ में आ गया होगा मैथमेटिकली कि फॉर x टेंड्स टू इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी देखने वाली बात कि ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग के कारण किसी एक पॉइंट पर 0 नहीं हो रहा है, वो 2 पॉइंट पर 0 हो रहा है। कहां कहां, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और ऐसे ही अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लें इनफाइनाइट, ये पॉइंट मान लिया कहां पे है, इनफाइनाइट, या इधर भी हम कोई पॉइंट मान सकते हैं ऐसे इनफाइनाइट। क्लियर है? तो सोचिए यहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, 0, यहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, 0। तो समझने वाली बात की, यानी कि यहां पर 0 है, लेकिन इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है,
नॉन जीरो, यानी कोई तो वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ती गई बढ़ती गई। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अपने मैक्सिमम पर आ जाएगी और उसके बाद वो घटते 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 फिर यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? या ऐसे ही हम लेफ्ट में भी देखें, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। इसका मतलब कि अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते कहीं किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद वो कम होते होते कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी कि हम क्या कहेंगे, यहां से अगर हम चलना शुरू करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट पर मैक्सिमम, फिर उसके बाद घटते घटते यहां पर जीरो, फिर यहां से बढ़ते बढ़ते किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और फिर घटते घटते यहां पर क्या हो जाएगी? वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो नेक्स्ट डिस्कशन है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इस रिंग के राइट में या फिर लेफ्ट में किस पॉइंट पर, कितने दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसी रिंग के या तो राइट में बात कर लें या तो लेफ्ट में, सिमेट्रिक की वजह से दोनों सेम, कितने दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, यहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का, यानी कि यहां से x दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड का ये पूरा का पूरा इक्वेशन पता है। अब याद करें, अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा, तो हमें क्या पता करना है? E की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कहां है और कितनी, ये पता करना है। यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, तो हम क्या फाइंड आउट कर लें? dE बाई dx, और उसे किसके बराबर? जीरो, किसके बराबर कर दें? जीरो के बराबर। याद करें मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा है E, तो x की किस वैल्यू के लिए E मैक्सिमम है यही हमें पता करना है। x की किस वैल्यू के लिए E क्या है? मैक्सिमम। तो हम क्या करें? dE बाई dx निकालें और उसको जीरो के बराबर कर दें। तो इससे हमें x की जो वैल्यू मिलेगी, क्लियर है? इससे हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या देगी? x की वो वैल्यू जिसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन ये है। अब ये आपके लिए हम इसे छोड़ते हैं कि आप इसे डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करें। अदरवाइज हम अगर डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये वैल्यू आती है x इज इक्वल टू r बाई रूट टू। ये वैल्यू कितनी आती है? x इज इक्वल टू r बाई रूट टू। याद करें ये डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन हमने आप पे छोड़ा dE बाई dx। आपको डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस होगी और उसको किसके बराबर कर दिया? जीरो। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? r बाई रूट टू। अब बेसिकली हम इसे केवल r बाई रूट टू ना कह के हम इसे प्लस माइनस r बाई रूट टू कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं प्लस माइनस r बाई रूट टू? क्योंकि सेंटर के राइट में अगर हम प्लस माने तो सेंटर के लेफ्ट में क्या है? माइनस, तो इसीलिए माइनस r बाई रूट टू कर दिया। यानी कि सेंटर से r बाई रूट टू दूरी पर, अगर ये दूरी हम कितनी मान लें? r बाई रूट टू, r बाई रूट टू दूरी, तो यहां पे E क्या होता है? मैक्सिमम। यहां पर E क्या है? मैक्सिमम। ऐसे यहां से भी r बाई रूट टू दूरी पर अगर हम बात कर लें, मान लिया ये हमने कह दिया r बाई रूट टू, r बाई रूट टू, तो यहां पर भी जो E है वो क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब जीरो से चलना शुरू करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा, इस पॉइंट पर जाकर वो मैक्सिमम होगा और फिर यहां से वो घटना शुरू करेगा। ऐसे अगर इधर से लेफ्ट में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ना शुरू करेगा, यहां पर आकर वो मैक्सिमम होगा और फिर यहां पर आकर वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमने ये तो पता कर लिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए है? मैक्सिमम।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, ये तो पता है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, ये कैसे पता किया जाए? तो सिंपल, x की वैल्यू हम उठा के यहां पे रख देंगे। क्लियर है? ये जो x की वैल्यू आई है उठाकर हम यहां पे रख दें, तो हम क्या कहेंगे? ई मैक्स। अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं ई मैक्स का, ठीक है ना? तो आप एक काम करें कि ये स्क्रीन को पॉज करें, ये सारी चीजें नोट करें, सो दैट कि हम ई मैक्स का कैलकुलेशन शुरू करें। तो चलिए अब हम ई मैक्स की बात करते हैं। तो ई मैक्स के लिए हम x की वैल्यू क्या रख दें यहां पे? r/√2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ई मैक्स इज इक्वल टू gm इंटू r/√2, ठीक है ना, r² प्लस r/√2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का ऐसे, इस पूरे का पावर 3/2। क्लियर? तो देखिए क्या आएगा? r² प्लस r²/2, तो r² प्लस r²/2 यानी 3r²/2, यानी कि ये क्या बन गया? ई मैक्स इज इक्वल टू GMR/√2, और ये देखिए r² प्लस r²/2 कितना हो जाएगा? 3r²/2 और पावर 3/2, यानी क्या आ गया? 3r²/2 और पावर 3/2। क्लियर है? तो देखिए ये r जब बाहर निकलेगा तो ये r³ बन जाएगा, क्योंकि r² और पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? r³। ठीक है ना? और ये 3/2 का पावर 3/2 दिख रहा है? 3/2 का पावर 3/2, यानी देखिए इसे हम क्या लिखेंगे? GMR/r³ इंटू, देखिए इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 3/2 इंटू, और ये जो 2 है इसकी पावर कितनी बोल देंगे? ठीक है ना? तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1/2 पावर 3/2। क्लियर? ठीक है? अब ये आ गया, देखिए ये r से ये कैंसिल होकर क्या हो गया? r² हो गया। ठीक है? और ये क्या बन जाएगा? देखिए 2 टू दी पावर -3/2 और ये 2 टू दी पावर 1/2। ठीक है ना? तो हम इसे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। हमने इसे कोई कांस्टेंट क्या मान लिया? c। अब वो कांस्टेंट c ये आप कैलकुलेट कर लें, जो भी वैल्यू है। ठीक? तो यानी हम क्या कहेंगे कि ई मैक्स इज इक्वल टू GM/c टाइम्स r², वेयर c ये है। ठीक? ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब इसका ग्राफ बनता है, तो ग्राफ भी देख लें, बहुत ही सिंपल है। ऐसे यहां पे देखें इसका ग्राफ, मान लिया हमने इसे -इनफाइनाइट कहा, इसे +इनफाइनाइट कहा, और ये सेंटर ऑफ द रिंग। तो देखिए यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? 0। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 और यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो बेसिकली जो इसका ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। इस तरह से। तो ये है ग्राफ किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस r मास m along its एक्सिस। ठीक है ना? तो आप स्क्रीन पॉज करें, ये सारी चीजें कॉपी कर लें, वो कैलकुलेशन कंप्लीट कर लें, तो आपका ये ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर।
ठीक है, कॉपी करें। तो चलिए हेडिंग डाल लें आप सभी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इस पे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, अब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, अब ये स्फीयर का मास मान लिया m और रेडियस कितना है r। तो बेसिकली जो स्फीयर की बात हम कर रहे हैं वो स्फीयर दो तरह का होगा, या तो सॉलिड स्फीयर है या फिर क्या है वो एक शेल है, मतलब अंदर से पूरा खाली है। मतलब देखिए ये, अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, पहले सॉलिड स्फीयर की ही बात कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, तो देखिए ये हमने माना एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है जरा समझें, देखें उसे, कि ये पूरा ऐसे, ये इस तरह से ये ऐसे भरा हुआ है, ये है सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस हमने कहा r और मास है m। अब इसके कारण अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है तो बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फील्ड दो जगह हो सकता है, ठीक है ना। कहां कहां, या तो वो पॉइंट होगा इस स्फीयर के अंदर या वो पॉइंट होगा इस स्फीयर के बाहर। तो मान लिया हमने कहा कि स्फीयर के बाहर है एक पॉइंट P जो कि सेंटर से कितने दूरी पर है, मान लिया हमने x दूरी पर है, क्लियर है। और ऐसे ही एक पॉइंट मान लिया P डैश जो कि सेंटर से फिर से हमने कहा कि x दूरी पर है, ठीक है ना। तो अगेन हमें इसके डेरिवेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अननेसेसरी का है, आपके लिए कोई जरूरत नहीं, आपको केवल फॉर्मूले की बात करनी है, तो इसलिए हम फॉर्मूले का ही डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आउटसाइड पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट P, तो अगर हम P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो Eg इज इक्वल टू Gm/x², ये होता है, कितना होगा, यानी यहां पर E की वैल्यू कितनी आएगी, Gm/x²। ऐसे ही अगर हम इनसाइड पॉइंट की बात करें, इनसाइड पॉइंट P डैश, हम कहां की बात कर रहे हैं, इनसाइड पॉइंट P डैश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज आपको फॉर्मूले से मतलब है। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना हो, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ उस मास के कारण होगा जो ये हमने यहां ऐसे बनाया, ये देखिए ये। अब इस स्फेरिकल शेप के अंदर जो मास है, सिर्फ उस मास के कारण यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बस, ठीक है। तो सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि ये मास पता करें कितना है, आपसे कहा जाए कि पता करिए कि भाई ये मास कितना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
कि भाई हम कहेंगे कि ये x रेडियस, तो वॉल्यूम कितना है 4/3πx³, और अगर डेंसिटी पता हो तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो मास पता चल जाएगा, और फॉर्मूला यही यूज कर सकते हैं। खैर उस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, केवल कॉन्सेप्ट बताना था। अदरवाइज अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो ये निकल कर आएगा हमें Eg इज इक्वल टू Gm/r³ इंटू x। Gm/r³ इंटू x आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप केवल ये फॉर्मूला याद रखें। ऐसे ही कभी कभी एक थर्ड पॉइंट भी दे देते हैं, एट द सरफेस। इसको मान लिया हमने P डबल डैश कहा, एक थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, कहां, एट द सरफेस। तो अगर हम एट द सरफेस की बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम ऐसी थर्ड पॉइंट मान लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस, तो सिंपल सी बात है, सरफेस, अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट कहा कि इस पूरे मास के कारण यहां पर फील्ड होगा, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, कैपिटल R रेडियस। तो देखिए अगर हम x की जगह कैपिटल R रख दें तो r/r³, तो क्या बचेगा r², यानी कि जो फील्ड की वैल्यू आएगी Eg वो कितनी आएगी, तो देखिए Gm/r², Gm/r², ये वैल्यू आएगी। तो ये हमने 3 अलग अलग पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता किया ड्यू टू अ सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। अब इसका ग्राफ भी बनता है, सिंपल सा है, ग्राफ भी आप ध्यान से देख लें। ये है E और ये है X। तो चलिए देखिए, सेंटर पे आप खुद से देखें, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमने क्या कर दिया, 0 ऐसे। और उसके बाद देखिए ये तो कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू 0 अगर हमने रख दिया तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया, 0, ठीक। अब x को बढ़ाएंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो केवल ये वेरिएबल यानी E और x में एक स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई। अब सोचने वाली बात कि ये स्ट्रेट लाइन कहां तक जा रही है, तो ये जा रही है सरफेस, यानी x इज इक्वल टू r तक। तो x इज इक्वल टू r, यानी यहां पे x क्या है, किसके बराबर, r। और इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये मैक्सिमम, ठीक है, और कितना, Gm/r²। और देखिए जब आउटसाइड की बात करेंगे तो ये 1/x² है, देखिए 1/x²। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और ये इनफाइनाइट पे कहीं जाकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, और 3 पॉइंट कंसीडर किए, आउटसाइड, इनसाइड एंड एट द सरफेस। किसके कारण, ड्यू टू सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। आप इसे कॉपी करें। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट एक और बचता है हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड की जगह अब हम कैसा स्फीयर ले लेंगे, हॉलो स्फीयर, या जिसे हम शेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए तो अब हम पता करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा सॉलिड स्फीयर के लिए, वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारा शेल के लिए भी है। ये तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, क्लियर है। तो चलिए मान लिया कि ये एक स्फेरिकल शेल इस तरह से, अब ये अंदर से खाली है इसीलिए हमने इसे शेडेड नहीं किया, बस ये एक थिन लेयर ऐसे शेल। अब यहां भी मान लिया कि इसका मास है m, रेडियस r, तो यहां भी हम जो फील्ड पता करेंगे 3 पॉइंट्स पर पता करेंगे। देखिए पॉइंट्स, एक मान लिया हमने कहा P डैश, दूसरा पॉइंट हमने कहीं अंदर की तरफ मान लिया P, सॉरी इसे P कह लेते हैं,
P, ये हमने कहा P डैश, और एक थर्ड पॉइंट हमने मान लिया P डबल डैश जो कि सरफेस पर है, और ये दूरी भी हमारी कह दिया हमने x। ठीक, तो सिंपल EP इसकी वैल्यू यानी कि आउटसाइड पॉइंट कितना आएगा, GM अपॉन x स्क्वायर। कितना आएगा, GM अपॉन x का स्क्वायर आएगा आउटसाइड पॉइंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि याद करें हमने प्रॉपर्टी देखा था, सीखा था कि किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को हम कंसिडर कर सकते हैं सेम मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट इट्स सेंटर, तो हमने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया। ऐसे ही अगर EP डैश की बात करें, EP डैश ये 0 होता है। अब सोचने वाली बात 0 क्यों, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ये जो स्फीयर हम इमेजिनरी स्फीयर बना रहे हैं, इस स्फीयर के अंदर जितना मास है इसी मास के कारण यहां पर फील्ड आएगा। अब सोचिए इसके अंदर क्या मास है, 0 मास ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेल, तो जो भी मास है वो तो यहां पे है, तो इसके अंदर कोई मास है ही नहीं, तो यानी कि यहां पर फील्ड कितना हो गया, 0। ऐसे ही EP डबल डैश, तो EP डबल डैश, अब इसके अंदर ये पूरा मास m, तो कितना लिख देंगे, GM अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, तो देखिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। तो देखिए ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड E और ये हो गया x। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या है, 0, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू r तक, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू r तक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है, यानी यहां से यहां तक का तो कोई ग्राफ ही नहीं है। और जैसे ही x की वैल्यू r हो गई, देखिए P डबल डैश, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया, ये देखिए x इज इक्वल टू r पे सडनली ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया, GM अपॉन R स्क्वायर, और उसके बाद देखिए ये GM अपॉन x स्क्वायर, यानी इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये बन गया क्या, ग्राफ। किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल का ग्राफ, और ये रहा उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया, समझ लिया, ठीक है ना। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक हम शुरू करेंगे, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ठीक है ना। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।